Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9 chapter 10th gravitation part 1. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about gravitation, then universal law of gravitation. We will find out the value and unit of G. G, what is G? It is the universal gravitation constant whose value is 6.673 into 10 to the power minus 11. Okay, then we will discuss about the importance of universal law of gravitation and we will discuss about free fall. When we can say there is free fall of an object, we will discuss about all this. Okay, let's start the chapter. In chapter 8 and 9 we have learned about the motion. चैप्टर 8 में आपने पढ़ा मोशन के बारे में. व्हाट इज मोशन? द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. और आपने ये भी पढ़ा कि इस मोशन, और आपने फोर्स के बारे में भी पढ़ा. व्हाट इज फोर्स? ये फोर्स इज द कॉज बिहाइंड द मोशन. तो वी हैव लर्न दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड ऑफ द एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी वस्तु को मोशन में लाने के लिए चाहिए एक फोर्स, और इस फोर्स क्या करता है? स्पीड में और उसका डायरेक्शन में चेंज लाता है. तो फिर ये मोशन का स्पीड हुआ, डायरेक्शन हुआ, कैसे चेंज होता है? फोर्स से ही चेंज होता है. वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट. अगर किसी ऊंचाई से एक वस्तु को आप गिराओ, क्या होता है? ऊपर जाता है कि साइड में जाता है? नहीं, वो अर्थ की ओर आता है, नीचे गिरता है ना. ऐसे ही हम देखते हैं कि प्लैनेट्स गो राउंड द सन, और ऐसे मून ऑल्सो गोज राउंड द अर्थ. तो फिर प्लैनेट को आप देखे हैं कि कैसे सन के चारों ओर जाता है, सुबह होते ही देखते हैं ये बात. और मून भी ऐसे हमारे अर्थ के चारों ओर जाता है. तो देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, द प्लैनेट्स एंड द मून. तो फिर क्योंकि किसी भी वस्तु को मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए, इसीलिए चाहे वो अर्थ हो या फिर मून हो, इसके ऊपर भी जरूर कुछ ना कुछ फोर्स काम ही कर रहा है. किसके ऊपर? ये मून के ऊपर या फिर ये अर्थ के ऊपर. तो फिर इसी बात को लेकर आइजैक न्यूटन अपना रिसर्च शुरू किए. आइजैक न्यूटन कुड ग्रेस्प दैट द सेम फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फोर्स. तो फिर आइजैक न्यूटन को भी ये बात लगा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हमारे इस संसार में एक वस्तु दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर. तो किसी का मास ज़्यादा है, किसी का कम है, उसी हिसाब से वो खिंचाता नहीं हो रहा है. द अट्रैक्शन बिटवीन देम हु विल पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये फोर्स जो आपस में एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तु के बीच, इसे कहते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो the force is called the gravitational force. In this chapter we will discuss 5 points. What we are going to discuss? We shall learn about gravitation. पहला हम तो देखेंगे कि gravitation क्या है. फिर हम देखने वाले हैं the universal law of gravitation. फिर हम देखेंगे कि we will discuss about the motion of objects under the influence of gravitational force. Gravitation on the earth. ये अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक वस्तु के ऊपर काम करता है. और हम चौथा पॉइंट देखेंगे हाउ द वेट ऑफ ए बॉडी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जैसे वही सेम वस्तु आप पोल पर लेंगे तो कुछ अलग वजन होगा, उसका मास होगा, और इक्वेटर पे उसका कुछ अलग होगा. उसका डिस्कस द कंडीशंस फॉर ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट इन लिक्विड. और फिफ्थ पॉइंट है कैसे एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है लिक्विड में. ठीक है, तो इसके साथ चलो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन. वी नो दैट द मून गोज राउंड द अर्थ. अब जानते हैं रात होने से मून जो है अर्थ की चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है. एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड रीचेस ए सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स. जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है. तो इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री. न्यूटन एक दिन, आप ये बात छोटे दिनों से जानते हैं, न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे. तो जाहिर सी बात है एक एप्पल ऊपर से गिरा. ऐसे आप भी बैठे होंगे आम के पेड़ के नीचे, कई बार कितने आम गिरे होंगे पर हमको कुछ नहीं लगता.
पर न्यूटन को लगा था। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। जैसे एप्पल गिरा, न्यूटन तो सोच में पड़ गए और ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। अरे ये अर्थ अगर एक एप्पल, छोटा सा एप्पल को अपनी ओर खींच सकता है तो इतना बड़ा मून को तो जरूर खींचता होगा। यस, जरूर खींचता है। इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस। जिस ताकत से वो मून को खींच रहा है, इसी ताकत से अब एप्पल को खींच रहा है, मून को भी खींचता होगा। He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. वही सेम फोर्स, उसी ताकत से ही दोनों को वो खींच रहा है। He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth. जरूर वो मून को भी ऐसे ही खींच रहा है, तो इसीलिए तो मून अपने रास्ते नहीं जा पा रहा है और खींचकर जैसे इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर खींचा चला आ रहा है, इसीलिए वो राउंड में घूमता है, नहीं तो वो स्ट्रेट चला जाता अपने रास्ते। मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर अर्थ अगर मून को नहीं खींचता तो हमारी सन, हमारी मून भी सीधे रास्ते अपना चला जाता। कैसे चला जाता, अगले पेज में इसके लिए एक एक्टिविटी है। इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। पर ऐसा होता है क्या, मून कभी अपना पृथ्वी के ऊपर गिरा है? नहीं गिरा है। क्यों नहीं गिरा है? चलिए ये एक्सपेरिमेंट में आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। ठीक है, अब हम एक्टिविटी करते हैं 10.1, जिसमें हम लेने वाले हैं एक पीस ऑफ थ्रेड लेंगे। आप देख रहे हैं ये फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है, इसमें एक स्मॉल स्टोन, एक एंड में एक स्मॉल स्टोन को जोर से कस के बांधना है। तो फिर होल्ड द अदर हैंड, एक रस्सी में एक साइड में एक पत्थर रहेगा, दूसरे साइड आप खुद उसको हाथ में पकड़ के उसको जोर जोर से घुमाएंगे जैसे यही घुमा रहा है। तो नोट द मोशन ऑफ द स्टोन। स्टोन कैसे गिर जाएगा, पूरा ये स्टोन जो है ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे राउंड राउंड में घूमता जाएगा। रिलीज द थ्रेड, ऐसे घुमाते घुमाते आप थ्रेड को छोड़ देंगे, फिर क्या होगा देखते हैं। अब स्टोन कैसे जाता है, तो स्टोन जो है वो अगर आप ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, ऐसे सीधा होके वो चला जाएगा इस ओर। यहाँ पर छोड़ देंगे तो ऐसे चला जाएगा इस ओर, स्ट्रेट लाइन में। तो बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ ए सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। जब तक आप थ्रेड को नहीं छोड़ते और घुमाते जाएंगे तब क्या होगा, ये थ्रेड और स्टोन ये सब सर्कुलर पाथ में घूमते रहेंगे। सर्कुलर पाथ में घूमने का मतलब क्या है आप जानते हैं, वो ईच मोमेंट में, ईच पॉइंट में चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहेगा, तभी तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो आप जानते हैं वेलोसिटी भी चेंज होगा, और उसी के साथ एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर इसी हिसाब से चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। द फोर्स दैट कॉजेस दिस एक्सीलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो फिर जो फोर्स जिसके लिए कि ये एक्सीलरेशन हो रहा है और जिसके वजह से ये बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये किस तरह आखिर एक्ट कर रहा है, तो इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। यानी कि ये जो है ये सेंटर की ओर ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी फोर्स को कहते हैं, जो ये सेंटर की ओर एक्ट करता है, इसी फोर्स को कहते हैं हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीनिंग होता है सेंटर सीकिंग, यानी कि सेंटर की ओर, और इसका अपोजिट क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारी स्टोन जो है एक स्ट्रेट लाइन में सीधा चला जाएगा, ऐसे होके सीधा वो चला जाएगा। तो इसे कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट किसे कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी ए टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो टेंजेंट किसे कहते हैं, ये एक सर्किल है,
इसी स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्किल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ये ए बी सी लाइन देख रहे हैं, ये बी के पॉइंट पर ओनली पॉइंट है जहां पर ये स्ट्रेट लाइन हमारी सर्किल को टच कर रहा है, तो उसी पॉइंट को कहते हैं द स्ट्रेट लाइन ABC इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट B। तो फिर सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करेगा, वो हो गया उसका टेंजेंट। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमारी मून भी अर्थ के चारों ओर घूमता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है। अर्थ खींच रहा है मून को अपनी ओर, तो फिर नहीं तो मून ये भागता पूरा एक स्ट्रेट लाइन में, तो फिर यही फोर्स जो कि क्रिएटेड होता है बाय अर्थ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसीलिए मून राउंड राउंड घूमता है अर्थ के चारों ओर। इफ देयर वर नो सच फोर्स, यानी कि अगर हमारी अर्थ नहीं खींचता और ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो क्या होता? मून यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में चला जाता। इट इज सीन दैट ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। आपने देखा कि जब एक एप्पल गिर रहा है, और किस ओर गिर रहा है? क्या आपके बाएं और दाएं और ऊपर की ओर चला जा रहा है? नहीं ना, वो सीधा नीचे अर्थ की ओर गिर रहा है। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? तो फिर हमको तो पता चल गया कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, पर क्या एप्पल भी अर्थ को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है? यस, आपको पता नहीं चल रहा है पर वो भी खींच रहा है। इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। अरे जब अर्थ खींच रहा है एप्पल का और एप्पल उसके पास आ रहा है, तो एप्पल खींच रहा है अर्थ को। ये हुआ ना एप्पल, ये हो गया हमारा एप्पल और ये हो गया हमारा अर्थ। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो एप्पल की ओर अर्थ क्यों नहीं जाता? इसी का हम जवाब ढूंढते हैं आगे। चलो, कि डू नॉट सी द अर्थ मूविंग, अर्थ तो मूव नहीं करता, तो फिर कैसे मूव नहीं करता? ठीक है, क्योंकि ये हमारा एप्पल का साइज जो है वो बहुत छोटा है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ के अनुसार द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ भी तो है, वो क्या कर रहा है? फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एक फोर्स किस तरह से एक्ट करता है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली, एक्सेलरेशन जो है वो मास जितना बड़ा हो जाएगा एक्सेलरेशन इतना कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास जितना बड़ा होगा एक्सेलरेशन इतना कम होगा। तो फिर ये फॉर ए गिवन फोर्स ऐसा ही होने वाला है। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल, एप्पल का मास बहुत कम है कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। अब पता चला एप्पल बहुत छोटा है, छोटी सी बच्चा आपको खींचेगा, आप छोटी सी बच्चा को खींचेंगे, किसकी ओर कौन अट्रैक्टेड होगा? आप जरूर छोटा बच्चा को ले जाएंगे। जैसे एक बच्चा हुआ, आप दोनों हाथ में बच्चा को पकड़े हैं और ऐसे घुमा रहे हैं, ये आप हैं, दोनों बच्चा को आप एक बच्चा को आप, तो फिर क्या होता है? आप बच्चे को घुमा पाते हैं, दोनों एक दूसरे को खींच के रखते हैं, फिर जाकर आप बच्चा को घुमा पाते हैं। हाँ, तो फिर आप तो बच्चे की ओर नहीं ढल जाते हैं ना, यही बात है, क्योंकि बच्चा का जो वेट है वो आपसे काफी कम है। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। अब देखे हैं हमारे सौर जगत में सारे प्लैनेट्स हमारी सूर्य की चक्कर लगा रहे हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। वो इसलिए क्योंकि हमारे प्लैनेट्स और सन के बीच भी कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है। From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, तो फिर हमारे न्यूटन जी ने ये देखा कि अरे एप्पल गिरने की बात नहीं है, या फिर ये अर्थ हमारे मून को खींचने की बात नहीं है, ये तो एक संसार में एक है कि all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force.
हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की एक फोर्स है। तो फिर हमारी यूनिवर्स में सारे एक वस्तु दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, वस्तु के बीच ये जो अट्रैक्शन है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? आइए आगे चलते हैं, इसका डेरिवेशन भी देख देंगे। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ओर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every other objects with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। आपने देखा ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो every object in the universe attract every other object। ये तो हमने पढ़ा कि दोनों के बीच दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो फिर ये फोर्स जो है, इसी फोर्स यही है, इसी फोर्स के बारे में कहा गया है। ये फोर्स कैसा होगा? ये प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये फोर्स का जोर कैसे रहेगा? प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये एक वस्तु है जिसका मास है कैपिटल है, ये एक वस्तु है जिसका मास है स्मॉल है। तो फिर ये जो फोर्स रहेगा, ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब कितना? कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, एम हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि ये फोर्स बढ़ेगा जब इनका, ये दोनों वस्तु का इंटू होगा उसी प्रोडक्ट के साथ, ये बढ़ेगा, और ये घटेगा जितना ये दोनों के बीच डिस्टेंस को लिया गया है डी। देख पा रहे हैं, ये लिया गया है डी। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा ये फोर्स इतना कमेगा। अब सोचिए, अब दोनों फ्रेंड पास पास रहते थे, अब दोनों के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा था, दोनों फ्रेंड्स घूमते थे फिरते थे, सुबह होने से साथ साथ स्कूल जाते थे, आप दोनों भाई की तरह रहते थे। जब एक का घर दूसरे शहर ट्रांसफर हो गया, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो पड़ जाता है। उसी हिसाब से आप याद कर लीजिए कि डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा ये फोर्स जो है ये कमेगा। तो किस हिसाब से कमेगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। और ये फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। इसका सेंटर है ये, ए का सेंटर है ये, और बी का सेंटर है ये। तो फिर द लाइन जॉइनिंग, ये हो गया ये लाइन, द फोर्स इज एक्टिंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ये फोर्स एक्ट करेगा। हमने जो कहा अभी इसी को ही ये समझाएगा। लेट्स टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम एंड एम lie at a distance d from each other as shown। दो वस्तु है, ये है कैपिटल एम, ये है स्मॉल एम, और इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को लिया गया है d। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स भी f। इन्हीं के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो गया हमारा f। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm, कैपिटल M स्मॉल m, एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो d है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो ये दोनों को 10.1 इसको और इसको अगर हम मिला देंगे तो ये हो गया हमारा F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m बाय mm बाय d स्क्वायर। और इसको अभी हम कांस्टेंट दे देंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू GMM बाई डी स्क्वायर। और ये G क्या है? ये जो कैपिटल G आप देख रहे हैं यही तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये है हमारी G इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज इक्वेशन 10.4 गिव्स। इस हिसाब से अगर हम F और D को इंटू कर लेंगे, F और D को, तो ये हो जाएगा FD स्क्वायर इक्वल टू GMM। FD स्क्वायर इक्वल टू हो गया GMM। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अरे आगे क्या, तो हमको निकालना है
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये G इक्वल टू हो गया FD स्क्वायर बाई GM। तो ऐसा यूनिट ऑफ G कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस एंड मास। G का अगर हम यूनिट निकालेंगे, F का क्या हो जाएगा न्यूटन, D स्क्वायर का क्या हो जाएगा M स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, और mm ये हो गया kg इंटू kg, इनका हो गया kg स्क्वायर, kg स्क्वायर। तो इसी हिसाब से उसका यूनिट पड़ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू इनवर्स। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ G वाज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश। इसका वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने निकाले थे। कब निकाले थे? 1731 से लेकर 1810 के बीच वो रहे थे। By using a sensitive balance, he accepted the accepted value of G is 6.673 into 10 to the power minus 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G का वैल्यू क्या है? 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। तो फिर अब इसका यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ही याद रखिए। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर friend sitting closely, conclude how you do not experience this force। तो फिर देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप अच्छी तरह समझे तो एग्जाम्पल जरूर ही कर पाएंगे। आइए देखते हैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, इसका यूटिलिटी क्या है, इसका जरूरत क्या है, और ये जानने से हमको क्या लाभ मिला। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फेनोमेना व्हिच आर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। पहले हमको लगता था कि ये सब अनकनेक्टेड है, अब इसको हम पता चल गया तो अरे ये सब तो कनेक्टेड है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी में है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अब हमें पता चला कि हम कैसे अर्थ में चल पा रहे हैं, इसमें कैसे स्टिक करके हैं, बाइंड्स अस टू द अर्थ। फिर सेकंड, मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन अराउंड द अर्थ। तो फिर ये मून कैसे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ये हमको पता चला, कैसे प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहे हैं ये पता चला। फिर हमको पता चला कि अरे ये जो टाइड्स आते हैं ये मून और सन की वजह से आते थे। पहले तो हम ये सबको कोरिलेट नहीं कर पाते थे कि हाँ सच में इसलिए होता होगा। मून और सन कहाँ दूर की, उसकी वजह से समुद्र में टाइड्स, हम ये पहले पता नहीं कर पाते, अब ये हमको पता चल गया कि इसकी वजह से हो रहा है। चलिए देखते हैं फ्री फॉल। ये फ्री फॉल क्या है? Let us try to understand the meaning of free fall by performing this activity। तो एक्टिविटी 10.2, इसमें हमको एक स्टोन लेना है और इसको ऊपर की ओर हम फेंकेंगे। एक स्टोन लेंगे, उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे। क्या होगा जब ऊपर को फेंकेंगे? ये कुछ दूरी जाएगा, फिर नीचे धम करके गिर जाएगा, एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ये कुछ दूर ऊपर जाएगा, फिर वहां से होके नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, आप सभी देखे होंगे, फेंकते होंगे, पर आप सोचे नहीं होंगे, जो कि अब आप जानने वाले हैं। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट। जैसे ही हम कुछ वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो ये हमारे पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगा, है ना। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्यों गिरता है? हम तो इसको टेक इट ग्रांटेड हिसाब से ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ ये तो गिरने वाला है, गिरेगा, हर चीज गिरता है, ये क्यों नहीं गिरेगा? पर क्यों गिरता है आइए देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से वो गिरता है। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स एलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। तो फिर जब किसी वस्तु अर्थ के ऊपर गिरता है अंडर दिस फोर्स, और इसी टाइम में सिर्फ ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही एक्ट करता है और कुछ नहीं। दिस इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स एलोन। तो फिर इसी फोर्स की अट्रैक्शन में ही दिस फोर्स एलोन, यही सिर्फ रहता है और कुछ फोर्स अट्रैक्ट नहीं करता। वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। उसे कहते हैं फ्री फॉल, यानी कि इसके ऊपर और कोई दबाव नहीं रहेगा, अट्रैक्शन नहीं रहेगा, बस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के वो नीचे आएगा। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स? जब वो गिर रहा होता है ऊपर से नीचे, आपको लगता है कि उसका वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है?
While falling, there is no change in the direction of motion of the objects. But due to the Earth's attraction, there will be a change in the magnitude of the velocity. Any change in velocity involves acceleration. जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो फिर ये ऐसे ही आता है, तो फिर इसका डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं, जैसे ऊपर से नीचे तक आ रहा है ऐसे ही ऊपर से नीचे तक ये आ रहा है। तो फिर क्या चेंज हो रहा है जो हमको पता नहीं चल रहा है? इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक स्पीड रहता है, एक डायरेक्शन रहता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि इसका स्पीड जो है वही चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो वही के वही है, तो फिर इसका स्पीड में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड। तो फिर ये जैसे ही अर्थ की ओर आने लगता है इसका स्पीड बढ़ने लगता है और इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो फिर दिस एक्सेलरेशन देयरफॉर क्योंकि उसका वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। और दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो एक्सेलरेशन इसमें हम देखने को मिल रहा है ये किस लिए? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि ये अर्थ की वजह से हो रहा है इसीलिए इसे कहते हैं दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन हुआ है। और इसको कैसे डेजिग्नेट करते हैं? ये स्मॉल जी से इसको डेजिग्नेट करते हैं। और g इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर। उसका यूनिट क्या है पता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे बाकी एक्सेलरेशन का होता है। तो फिर ये g एक एक्सेलरेशन ही है पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यही बस। वी नो दैट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब जानते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू ma, हाँ, मास इंटू फोर्स, force equal to mass into acceleration. Let the mass of the stone in activity 10.2 be m. अगर हमने मास को m लिए, we already know that there is an acceleration involving in falling object due to the gravitational force and is denoted by g. तो उसके साथ g जुड़ा हुआ रहता है। Therefore, the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of, तो फिर ये F जो है F equal to ma, तो m हो गया हमारा स्मॉल m और a हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर इसी हिसाब से F इक्वल टू mg, ये वाला इक्वेशन आप याद रखिए। F इक्वल टू हमारा हो गया mg। तो पहले हम क्या पढ़े थे? पहले हम पढ़े थे F इक्वल टू g/m/d स्क्वायर, यही पढ़े थे ना। हमने पढ़ा था F इक्वल टू g/m/d स्क्वायर। अब हम पढ़ रहे हैं F इक्वल टू mg। तो फिर इस दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि F इक्वल टू mg भी है, F इक्वल टू g/m/d स्क्वायर भी है। तो F ही है, इसी हिसाब से हमने ले लिया mg इक्वल टू g/m/d स्क्वायर। तो उसी से हमने g को निकाला, दोनों ओर से m को कैंसिल कर देंगे, स्मॉल m को, और ये हो जाएगा हमारा g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल m/d स्क्वायर। इसमें ये कैपिटल M क्या है? इट इज द मास ऑफ द अर्थ है। और D क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ है। सपोज कुछ वस्तु अगर ऑन द सरफेस, ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हुआ, इसका मतलब वहाँ पर हमारी ये D जो है ये D होकर नहीं है, वो क्या हो जाएगा? ये हमारे अर्थ के रेडियस के साथ समान हो जाएगा। तो फिर इसको हम D नहीं कैपिटल R भी लिख सकते हैं। R मतलब द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो फिर हम ये D के बदले हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? R स्क्वायर से। डी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं, ये डी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं R स्क्वायर, है ना। तो mg इक्वल टू g/m/d स्क्वायर था, यही अब हमारा हो जाएगा mg इक्वल टू g/m/r स्क्वायर। तो g इक्वल टू g/m/r स्क्वायर। दिस अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, इसीलिए क्या होगा जब हम पोल की ओर जाएंगे और इक्वेटर की जाएंगे तो पोल में हमको डिस्टेंस कम पड़ेगा और इक्वेटर में ज़्यादा, ठीक है। इसी हिसाब से उसका मास भी वो भी चेंज हो जाएगा
Okay, thank you. Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.